हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज घटना चक्र के भारतीय इतिहास में मध्यकाल मतलब मध्यकालीन भारत हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब मध्यकाल मतलब आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। तो अब करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में सारे सारे वंशों के बारे में, सारे मुगल शासक वगैरह सब कुछ। तो आपको पता ही होगा घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी यूपीपीसी सारे एग्जाम के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनलों के साथ। और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ। तो आप उसको एंजॉय करिए, उसको देखिए, अपने दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए बहुत ही मेहनत की जाती है और बहुत सारे टेस्ट भी पढ़े हैं, बहुत सारे अदर वीडियो भी पढ़े हैं और करंट अफेयर का भी है। तो सबको देखिए आप और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, तो आज हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारत में चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए देखते हैं। मक्का जो सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 में इस्लाम के धर्म के प्रवर्तक जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा था। और कुछ विद्वान के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा। हिंद और देखते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज के मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिली। गजनी वंश का संस्थापक अल्पगीन था और गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद के भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम ने 1022 से 63 के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से लेके 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए, किंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना बल्कि लूटपाट मचाना था। और यमीन उद दौला तथा अमीन इलाल की उपाधियां प्राप्त की किसने? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकारी उदबी था और उसने किताब उल यामिनी एवं तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीखे सुबुक्तगीन एवं लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पोल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस की कवि उजारी, खुरासीन विद्वान, तूसी एवं मंसूरी विद्वान, अशदी और फर्रुखी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी को दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 के ईस्वी में तारीख फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत में आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक संस्कृति स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला वह प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा मतलब प्राचीन खारिज में देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसकी ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति
जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित एवं धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण व वायु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ के अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रा लेखी के साथ चांदी के सिक्के गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं का मुद्रा लेखन अंकित है। ऊपरी भाग अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा गया अव्यक्त मेकस मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ और 1205 में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्ववर्ती राज्य की रक्षा करने के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड और भीम सेकंड ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। वह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान गोरों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजय हुआ। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान का पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बाद गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा में विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1202 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट मचाई। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वह कुछ समय तक शासन करता रहा और इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्की द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का कहाँ पर स्थित है? मक्का है सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था। और भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह हुआ था 712 ईस्वी में और इसमें ऑप्शन में 711 दिया हुआ है। और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो वो हुई थी 712 में। भारत में स्टार्ट हो गया इसका नाटक। ओहो, वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सॉरी स्टार्ट। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 में हुई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अरब से था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम था, कहाँ का था? अरब का था। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी राजधानी क्या थी? मतलब तो वो थी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं राजधानी क्या थी? तो वो चचनौर थी। निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो वो था अल्पतगीन। और चलिए कथन और कारण देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं, वो लूटपाट करने आया था, ना कि शासन करने। तो ए सही है, आर गलत है।
निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो जैसे विद्याधर, तो विद्याधर भीम और भीम थे। और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वह था उत्बी। और शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो वह था, इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। तो क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी और महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, इस पूर्व के होमर की विधि की उपाधि दी गई थी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो वह था फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। और अलबरूनी भारत में कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के संबंध सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि अलबरूनी धर्म निरपेक्ष लेखक नहीं था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो भीमदेव ने करवाया। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। शासक तब भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुलित मतलब बहुत सारी संपत्ति लूट कर ले गया और महमूद जाते जाते भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, मतलब उसके जाने बाद भीमदेव प्रथम ने करवाया निर्माण। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो वह किया था महमूद गजनवी ने। और निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो वह जीता शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी को पहले किसने पराजित किया था? तो वो किया था भीमदेव सेकंड ने। महमूद गौरी के लिए जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया था 1194 में। तो निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद किया गया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो हराया था जयचंद को। युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वो कौन सी? तराइन की तृतीय युद्ध। क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए मतलब मिलान करना, ठीक है। पहले क्या हुआ था, कौन आया था, तब देखते। पहले मोहम्मद कौन आया था? पहले मोहम्मद गजनवी आया था, फिर आया था चंगेज खां, फिर आया था, नहीं नहीं चंगेज खां नहीं, पहले मोहम्मद गजनवी आया था, फिर मोहम्मद गौरी आया था, फिर चंगेज खां आया था, फिर तैमूर आया था। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ईयर भी देख लीजिए, जो मोहम्मद गजनवी था 999 से 1027 के बीच में आया था। फिर 1175 में मोहम्मद गौरी लगभग आया था और 1205 तक था वह। और उसके बाद यही 1221 में चंगेज खां आया था। उसके बाद 1398 में कौन आया था? तैमूर। तो क्वेश्चन क्या है इधर, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी की आकृति, लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो बनी हुई थी मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नीचे कथन और कारण दिए गए, उसको देखते हैं। तो कथन एक और कारण आ रहे, देखते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो या फिर क्या थी? तो इसमें जो है ए है, इसीलिए मतलब भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से मिलती है। तो अगला जो है क्वेश्चन है वो गुलाम वंश का है, बी इसी टाइम कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में। तो 1206 से और 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात थे, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वो एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा वंश के पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, अतः इस सुल्तान को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक था। वो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दून और अजीज सूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाद में वह निसापुर से गजनवी
लाया लाया गया, जहां उसे गौरी से खरीद लिया गया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ठाकुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपनी यह राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मालिक और सिपह सालार की पदवियों ही अपने संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन और मोहम्मद महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। और ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में से कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के चौगान खेलते वक्त हो गई थी घोड़े से गिरने से। 1210 में उसे लाहौर में दफनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उससे विजित किया था और सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी। गुलाम वंश ऐबक का गुलाम था। गुलाम मतलब गुलाम का गुलाम ऐबक, ऐबक को कहा जाता है। इल्तुतमिश को सॉरी, गुलाम का गुलाम मतलब इल्तुतमिश को कहा जाता था। और इल्तुतमिश सिलवारी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 में सोक्सर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया। उससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा और संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो उस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों पर तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज के पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश के एवाज के स्थान पर मलिकी जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश जो था भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी की टंका और तांबे का जीतल भी उसी ने आरंभ किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा खिलहत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे वह इल्तुतमिश से बैत सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिसके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश के आरंभ से होता है। सर बुलजेज हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकीय रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 से 40 की। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली स्त्री के संबंध में इस्लाम परंपरा का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभु संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया और उस समय की परिस्थिति में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम जो था सत्ताच्युत करने में तुर्की का हाथ था। उन्होंने भंटीटा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह रचा और षड्यंत्र रचा। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम उसका बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह इल्बरी तुर्क था। बलबन बचपन से ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अंततः 1232 में उसे दिल्ली लाया गया। इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर के विजय के पश्चात उसे खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसकी तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के
सुल्तान बनने के पश्चात अमीर आखूर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। अब मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसे तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिससे फलस्वरूप उसे फांसी की सूबेदारी दी गई। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि थी। नायब ममलिकात का पद दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसानी से बैठ गया। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के पद के प्रदत्त होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन के फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा से उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती का ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वो केवल पैगंबर के बाद है। राजा दिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा मतलब लेटकर उसका अभिवादन करना और फबोस मतलब उसके पैरों को चूमना, चरणों को चूमना की रीति आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज में बड़े शान शौकत से मनाने की प्रथा प्रारंभ की। मंगोल के से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाम उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर आर्थिक नियंत्रक मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम जाना जाता है? तो अभी आपने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, कई ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो ये बनाया। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा ढाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली के एवं अजमेर में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टिंग किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, फिरोज शाह ने लास्ट मंजिल 2 बनवाई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। और मरने के बाद उसको वहीं दफनाया भी गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई? तो चौगान खेलते हुए क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो वह स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। तो अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो वह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो वह थी दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने की। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ऑफकोर्स इल्तुतमिश। और निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासकिया थी? तो रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो वो इल्तुतमिश के काल में आया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज का समकालीन इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो वो देखे गए थे इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके टाइम में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का पूरा मतलब मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था तेमुचीन। और यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं, इल्तुतमिश के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो किया था मलिक रानी को। लज्जे बेगम का सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो वह हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम क्या था? तो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन को कहा गया। किस किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो वह बलबन ने। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी शक्ति अपने हाथ में करने के लिए। सही है। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता है। दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला है, अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि? दिल्ली इलाही की उपाधि धारण की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप
किस राजाओं के ईश्वरीय अधिकार मतलब थियरी ऑफ डिवाइन ऑफ राइट के समान प्रतिपादित किया? तो वह कौन था? बलबन था। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया? तो ये भी आरंभ किया था बलबन ने। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत प्रतिपादन किए, सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ किया, ये गलत है। उसने तुर्कानी चहलगानी समाप्त किया, सब सही है। तो देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं खलीफा का सहायक कहा? तो वह कहा था बलबन ने। तो ठीक है, ये गुलाम वंश यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वंश अगले वंश को पढ़ाएंगे, जिसमें खिलजी वंश को स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।